नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 8 जिसका नाम है संवहन तंत्र या रक्त संचालन संस्थान 2 पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। नंबर 4 पे आता है केशिकाएं, कैपिलरीज, CAPILLARIES। केशिकाएं बाल से भी अधिक बारीक होती हैं। इनकी नली का व्यास रक्त के लाल कणों के व्यास से थोड़ा ही अधिक होता है, जिससे रक्तकण सहज ही एक पंक्ति में इनके द्वारा प्रवाहित हो पाते हैं। केशिकाएं तंतुओं में जाल जैसी फैली हुई हैं। शरीर के किसी भाग में सुई चुभाने से रक्त निकलने लगता है। इससे प्रत्यक्ष है कि ये शरीर के प्रायः सभी भागों में फैली हुई हैं। प्रकृति ने ऐसा प्रबंध कर रखा है कि केशिकाओं की अत्यंत पतली दीवारें या तो अंगों के सेलों के पास रहती या उनसे मिली रहती हैं। इनकी पतली दीवारों से होकर सहज ही निकली हुई लसीका तथा ऑक्सीजन केशिकाओं को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही सेलों से निकले हुए विकार और कार्बन डाइऑक्साइड भी रक्त में मिल जाते हैं। केशिकाओं की दीवार के बारीक छेदों द्वारा रक्त के श्वेत कण सहज ही बाहर निकलकर तंतुओं में प्रवेश पाते हैं। वास्तव में केशिकाओं, धमनियों और शिराओं के बीच बारीक जाल है, जहां चयापचय या मेटाबॉलिज्म की क्रिया अधिक होती है। वहां केशिकाएं अधिक पाई जाती हैं, जैसे ग्रंथियों और पेशियों में। हड्डियों, कार्टिलेज और बाह्य त्वचा में ये कम पाई जाती हैं। और अब केशिकाओं के कार्य। केशिकाओं का कार्य रक्त को कोशिकाओं के समीप लाना, उनके भरण पोषण के लिए भोजन देना और निश्चित विकार ग्रहण करना है। संक्षेप में, केशिकाओं द्वारा ही रक्त और ऊतकों के बीच जीवनोपयोगी द्रव्यों का आदान प्रदान होता है। और अब रक्त परिभ्रमण, अगला टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हृदय तथा रक्त वाहिनी नलियों की बनावट, दिशा तथा इनके कार्यों का संक्षिप्त ज्ञान हमें हो चुका है। प्रस्तुत प्रसंग में हम शरीर में रक्त परिभ्रमण यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का अध्ययन करेंगे। तो इसका टॉपिक है साधारण रक्त परिभ्रमण। इसके बारे में जानेंगे। रक्त परिभ्रमण को समझने के पहले हम शरीर में रक्त की गति का मार्ग क्या है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम रक्त परिभ्रमण के किसी स्थान से अध्ययन कर सकते हैं। सुविधा के लिए हम हृदय के दाएं ग्राहक कोष से ही इसका अध्ययन आरंभ करेंगे। शरीर के विभिन्न भागों तथा हृदय से आया हुआ दूषित रक्त क्रमशः ऊर्ध्व महाशिरा, अधो महाशिरा तथा हार्दिक शिराओं द्वारा हृदय के दाएं ग्राहक कोष्ठ में एकत्र होता है। दाएं ग्राहक कोष्ठ से रक्त दाएं क्षेपक कोष्ठ में उतर आता है। यह रक्त विकार से भरा होता है, अतएव इसका शुद्ध होना आवश्यक है। दाएं क्षेपक कोष्ठ से यह फेफड़ों वाली धमनियों द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाता है। दाएं क्षेपक कोष्ठ से निकलने पर फुफ्फुसीय धमनी की 2 शाखाएं हो जाती हैं, जिनमें एक शाखा बाएं फेफड़े की ओर और दूसरी दाएं फेफड़े की ओर जाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन के संपर्क से शुद्ध होकर रक्त फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा हृदय के बाएं ग्राहक कोष्ठ में चला जाता है। फेफड़ों से हृदय के कोष्ठ में शुद्ध रक्त के आने के लिए 4 नलियां हैं। प्रत्येक फेफड़े से 2-2 नलियां हृदय के ग्राहक कोष्ठ में आती हैं, जिन्हें फुफ्फुसीय शिराएं यानी पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है। PULMONARY, पल्मोनरी वेन्स। फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं ग्राहक कोष्ठ में लाया हुआ रक्त शुद्ध, चमकता हुआ तथा लाल रहता है। बाएं ग्राहक कोष्ठ से दाएं क्षेपक कोष्ठ में उतरने के बाद यह हार्दिक धमनी द्वारा हृदय में तथा महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। जैसा कि बताया जा चुका है कि बाएं क्षेपक कोष्ठ से निकलकर
महाधमनी पहले ऊपर की ओर उठती है। इससे पहले हार्दिक धमनी कोरोनरी आर्टरीज नामक धमनियां निकलकर हृदय के तंतुओं में मिल जाती हैं। पुनः महाधमनी मेहराब बनाती हुई नीचे की ओर मुड़ जाती है। मेहराब वाले स्थान से 3 शिराएं निकलती हैं। पहली शाखा जो सबसे बड़ी होती है थोड़ी दूर जाकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इनमें एक ऊपर के दाहिनी ओर के अंगों जैसे कि दाहिना कंधा, हाथ, भुजा इत्यादि में रक्त पहुंचाती है और दूसरी गर्दन की दाहिनी ओर जाकर गर्दन और सिर के दाएं भाग को रक्त देती है। मेहराब से निकली हुई दूसरी शाखा गर्दन और सिर के बाईं ओर वाले भागों में रक्त पहुंचाती है। तीसरी शाखा से ऊपर बाईं ओर के अवयवों जैसे बायां कंधा, भुजा आदि में रक्त जाता है। मेहराबदार हिस्से के बाद महाधमनी नीचे की ओर उतरती है। नीचे आते समय यह हृदय के नीचे रहती है। यह छाती के निचले हिस्से में पहुंचकर वक्षोदर मध्यस्थ पेशी के एक छेद से होकर उदर में चली जाती है। रास्ते में ही इससे कई शाखाएं निकलकर वक्षस्थल की दीवारों, फेफड़ों, भोजन और सांस की नलियों को रक्त देती है। उदर में आकर महाधमनी से और भी शाखाएं निकलकर आमाशय, यकृत, प्लीहा, आंत, वृक्क इत्यादि अंगों में चली जाती है। अंत में जांघ के पास से इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, जिनमें एक बाएं पैर में और दूसरी दाएं पैर में रक्त पहुंचाती है। अंग विशेष में पहुंचकर महाधमनी की शाखाओं से और भी अनेक शाखाएं निकलकर अंग विशेष में जाल सी फैल गई हैं। विभाजित होती हुई अंत में ये नलियां इतनी बारीक हो जाती हैं कि इन्हें केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही हैं हमारी केशिकाएं यानी कैपिलरीज। केशिकाओं की दीवारों से लसीका, ऑक्सीजन आदि पदार्थ छन छन कर निकलते रहते हैं। साथ ही साथ सेलों के विकार और कार्बन डाइऑक्साइड भी आकर केशिकाओं के रक्त से मिल जाते हैं। फलस्वरूप रक्त दूषित हो जाता है। अब केशिकाएं एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं, जिससे कुछ मोटी और फिर उससे भी मोटी नलियां बनती जाती हैं। ये शिराएं हैं यानी वेन्स हैं। इस प्रकार छोटी शिराओं से बड़ी शिराओं में बहता हुआ प्रत्येक अंग का दूषित रक्त 2 बड़ी शिराओं द्वारा तथा हृदय के तंतुओं का दूषित रक्त हार्दिक शिराओं द्वारा हृदय के दाहिनी ग्राहक कोष्ठ में पहुंच जाता है। ये 2 बड़ी शिराएं हैं, ऊर्ध्व महाशिरा जिसे इंग्लिश में सुपीरियर वेना कावा कहते हैं और अधो महाशिरा यानी इंफीरियर वेना कावा। ऊर्ध्व महाशिरा सिर, गर्दन, दोनों भुजाओं और छाती के अंगों की ओर से आने वाली शिराओं के मेल से बनी है तथा इन्हीं अंगों के दूषित रक्त को बाएं ग्राहक कोष्ठ में पहुंचा देती हैं। शरीर के नीचे वाले भाग, पैर तथा उदर के अंगों जैसे कि आमाशय, आंत, यकृत, वृक्क इत्यादि की शिराओं के मेल से अधो महाशिरा बनी है। इन भागों का दूषित रक्त इसी महाशिरा द्वारा हृदय में दाएं ग्राहक कोष्ठ में पहुंच जाता है। हृदय की मांसपेशियों का दूषित रक्त हार्दिक शिराओं द्वारा दाएं ग्राहक कोष्ठ में आता है। इस प्रकार हृदय के ग्राहक कोष्ठ से रक्त निकलकर सारे शरीर में चक्कर लगाने के बाद पुनः दाएं ग्राहक कोष्ठ में लौट आता है। रक्त के इस प्रकार के चक्कर लगाने को रक्त का साधारण परिभ्रमण यानी सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि एक पूरा चक्कर लगाने में रक्त को करीब 15 सेकंड लग जाते हैं। अगला टॉपिक है हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। हृदय की ऐच्छिक पेशियों के आंकुचन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन CONTRACTION और अनुशिथिलन यानी रिलैक्सेशन से हृदय का स्पंदन होता है। दोनों अलिंद एक ही साथ आंकुचित होते हैं। स्वतः आंकुचन के कारण अलिंदों में दबाव पड़ने से रक्त निलयों यानी क्षेपक कोष्ठों में चला जाता है। पुनः निलयों के आंकुचन से रक्त धमनियों में चला जाता है। दोनों अलिंदों का आंकुचन लगभग एक ही समय होता है। इसके बाद सारा हृदय 4 से 10 सेकंड तक विश्राम करता है, जिससे अलिंदों में शिराओं द्वारा पुनः रक्त भर दिया जाता है। फलस्वरूप अलिंदों और निलयों के बीच के वाल्व बंद हो जाते हैं। इस समय 3 अर्धचंद्राकार पल्ले वाले वाल्व भी बंद हो जाते हैं, लेकिन निलयों के सिकुड़ने के कारण इसके भीतर के रक्त का दाब बढ़ जाता है। फलस्वरूप अर्धचंद्राकार पल्ले वाला वाल्व खुल जाता है और दाहिने निलय का रक्त फेफड़ों में तथा बाएं निलय का रक्त महाधमनी में धकेल दिया जाता है। दोनों निलय एक साथ आंकुचित होते हैं।
निलियों का सिकुड़ना आरंभ होते ही हृदय का नुकीला शीर्ष भाग यानी एपेक्स APEX भीतरी दीवार से टकरा जाता है और तब हम स्पंदन यानी बीट का अनुभव करते हैं। छाती की मध्य रेखा से 3 इंच बाईं ओर 5वीं और 6ठी पसलियों के बीच हाथ रखकर हृदय के स्पंदन का अनुभव सहज ही किया जा सकता है। इसके बाद पुनः अलिंदों का आंकुचन आरंभ होता है। और अब हृदय स्पंदन गति। कोष्ठों के एक बार फैलने और सिकुड़ने से में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है, यानी 1 मिनट में ये करीब 70 से 75 बार फैलते और सिकुड़ते हैं। एक बार फैलने और सिकुड़ने से एक स्पंदन होता है। प्रत्येक स्पंदन में हृदय करीब 70 घन सेंटीमीटर रक्त पंप करता है। इस प्रकार यह प्रत्येक मिनट में 70 × 70 घन सेंटीमीटर यानी लगभग 5 लीटर रक्त धमनियों में ढेलता है। इतना ही रक्त शिराओं द्वारा हृदय में लौट जाता है। इस प्रकार पूर्ण वयस्क का हृदय विश्रामावस्था में प्रत्येक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। प्रत्येक स्पंदन में हृदय के चारों कोष्ठ एक बार खाली होकर रक्त से भर जाते हैं और इसी बीच हृदय विश्राम भी कर लेता है। इस प्रकार हृदय की पेशियों का आंकुचन और अनुशिथिलन जीवन पर्यंत चलता रहता है। हृदय की स्पंदन गति व्यक्ति विशेष की आयु, शारीरिक मुद्रा, मानसिक और शारीरिक अवस्था तथा अन्य कारणों पर निर्भर करती है। शारीरिक परिश्रम करने से रक्त में अधिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन विकारों को निकालने से हृदय की स्पंदन गति बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप सांस की गति में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप रक्त को अधिक ऑक्सीजन मिलने लगती है और विकार के रूप में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक तीव्र गति से बाहर निकलती रहती है। और अब उम्र और हृदय स्पंदन गति। युवकों की अपेक्षा बच्चों के हृदय की स्पंदन गति अधिक होती है। ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती जाती है त्यों-त्यों हृदय स्पंदन गति घटती जाती है। साथ ही परिश्रम करने पर हृदय स्पंदन गति में वृद्धि हो जाती है। आयु के विचार से औसत हृदय स्पंदन गतियां निम्नलिखित हैं। नवजात बच्चे में 120 से 150 बार प्रति मिनट, पहले वर्ष में 110 से 120 बार प्रति मिनट, दूसरे वर्ष में 100 से 110 बार प्रति मिनट, 7वें वर्ष में 87 बार 87 टाइम्स प्रति मिनट, 14वें वर्ष में 80 से 85 बार प्रति मिनट, युवकों में 70 से 80 बार प्रति मिनट और वृद्धों में 60 से 70 बार प्रति मिनट। और अब अगला टॉपिक, हृदय ध्वनि। किसी व्यक्ति के हृदय पर कान लगाकर या डॉक्टरों के अलावा स्टेथोस्कोप द्वारा सुनने से 2 प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। पहली ध्वनि कुछ लंबी अर्थात अधिक समय तक की होती है और दूसरी ध्वनि तीव्र और छोटी होती है अर्थात यह कम समय लेती है। पहली ध्वनि की समता लब LUB लब और दूसरी की डब DUPP से की जाती है। पहली ध्वनि के बाद ये दूसरी जो ध्वनि है ये सुनाई पड़ती है। पहले पहली ध्वनि सुनाई पड़ती है और उसके बाद ही दूसरी सुनाई पड़ती है। पुनः कुछ क्षणों के पश्चात दोनों ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार ये ध्वनियां 1 मिनट में 70 से 80 बार सुनाई पड़ती हैं। पहली ध्वनि उस समय होती है जब हृदय आंकुचित होता रहता है, अतः इसे प्राकुंचीय ध्वनि सिस्टोलिक साउंड भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति क्रमशः बाएं व दाएं आलिंदों तथा निलियों के बीच के वॉल्व के बंद होने के कारण होती है। दूसरी ध्वनि के उत्पन्न होने के कारण महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनियों के अर्धचंद्राकार वॉल्वों का बंद होना है। ध्वनियों के भेद द्वारा हृदय विशेषज्ञ हृदय के रोग का निदान करते हैं। और अगला टॉपिक, नाड़ी। अब हम जानेंगे नाड़ी के बारे में। इसे इंग्लिश में पल्स कहते हैं, PULSE। बाएं क्षेपक कोष्ठ के सिकुड़ने से धमनियों में रक्त जोर से ढकेला जाता है। धमनियों की दीवार लचीली होती है, अतएव ये रक्त ग्रहण करते समय फैल जाती है। पुनः रक्त को आगे बढ़ाने के लिए ये सिकुड़ जाती है। फलस्वरूप रक्त प्रवाह के दाब का एक कंपन उत्पन्न हो जाता है। यह कंपन महाधमनी से आरंभ होता है और धमनियों के अंत तक चला जाता है। हृदय की धड़कन के अनुरूप एक के बाद दूसरा कंपन महाधमनी में उठता रहता है, जो धमनी की शाखाओं से गुजरते हुए
अंत तक चला जाता है। रक्त केशिकाओं में पहुंचने के पहले ही यह कंपन शेष हो जाता है या इतना धीमा हो जाता है कि हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। धमनियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण जो लहर उत्पन्न होती है उसकी अनुभूति को हम नाड़ी, नब्ज या पल्स कहते हैं। PULSE पल्स कहते हैं। ये दोनों कलाइयों पर अंगूठे की सीध में तो मालूम होती ही है, पर और हिस्सों में जहां धमनियां शरीर के ऊपरी चमड़े के पास किसी कड़ी हड्डी के ऊपर होकर गुजरती है, उससे भी यह मालूम होती है। और लास्ट टॉपिक, नाड़ी की धड़कन, पल्सेशन, PULSATION। नाड़ी की धड़कन की गति व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य, शरीर ताप, उम्र, भोजन, स्वाभाविक उत्तेजना, तत्परता, मानसिक भाव, शारीरिक स्थिति इत्यादि पर निर्भर है। नाड़ी की गति हृदय स्पंदन के अनुरूप होती है। अधिक परिश्रम करने पर मांसपेशियों को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है। फलतः इनके तंतुओं को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। साथ ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसके लिए फेफड़ों को अधिक सक्रिय होना पड़ता है, जिससे हृदय को और अधिक रक्त पंप करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप हृदय और इसके अनुरूप नाड़ी की गति भी बढ़ जाती है। अब क्लास 10 होम साइंस चैप्टर 8 के प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, फेफड़ों में रक्त भेजने वाले हृदय का भाग है क बायां अलिंद, ख दायां निलय, ग महाधमनी, घ बायां निलय। दूसरा प्रश्न है युवकों की अपेक्षा बच्चों के हृदय की स्पंदन गति क कम होती है, ख अनिश्चित होती है, ग बराबर होती है, घ अधिक होती है। तीसरा प्रश्न, रक्त संचालन का मुख्य अंग है क गुर्दा, ख फेफड़ा, ग हृदय, घ आमाशय। चौथा प्रश्न, फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त होता है क शुद्ध, ख अशुद्ध, ग सफेद, घ काला। पांचवा प्रश्न, रक्त संचालन संस्थान का प्रमुख अंग है क गुर्दा, ख फेफड़ा, ग हृदय, घ आमाशय। छठा प्रश्न, रक्त का कौन सा भाग जीवाणुओं को नष्ट करता है क लाल रक्त कण, ख श्वेत रक्त कण, ग रक्तवारी, घ बिंबाणु। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, हृदय का आकार डैश जैसा होता है। नंबर 2, रक्त के लाल कण डैश का संवहन करते हैं। नंबर 3, रक्त के सफेद कण रोगजनक डैश को नष्ट करते हैं। नंबर 4, शरीर की कोशिकाओं को डैश से पोषण प्राप्त होता है। नंबर 5, बिंबाणु से रक्त को डैश होने में मदद मिलती है। और अब लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, हृदय का चित्र बनाकर प्रत्येक भाग को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न, शारीरिक परिश्रम करने से हृदय की गति क्यों बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न, रक्त केशिकाएं क्या हैं, इनके क्या कार्य हैं। चौथा प्रश्न, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। पांचवा प्रश्न, हृदय स्पंदन से क्या समझते हैं। उम्र और हृदय स्पंदन गति में क्या संबंध है। और अब उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मानव हृदय का चित्र बनाकर उसके भागों के नाम लिखें। दूसरा प्रश्न, मानव शरीर की रक्त संचालन क्रिया में कौन कौन से अवयव भाग लेते हैं तथा रक्त संचालन कैसे होता है। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण कैसे होता है, संक्षेप में लिखें। और इसके साथ ही चैप्टर 8 की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई।